हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बीएनएस पढ़ रहे थे हम। बीएनएस के इससे पहले पार्ट 3 आ चुके हैं जिसमें हम धारा 10 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले मैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद धारा 1 और 2 पढ़ी थी, उसके बाद 3 से लेकर धारा 10 तक पढ़ ली। आज हम जो पढ़ेंगे वो धारा 11 पढ़ेंगे। धारा 11 के अंदर दिया है एकांत परिरोध। ठीक है, एकांत परिरोध क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, स्टेट के एग्ज़ाम है या जितनी भी जिसमें बीएनएस पूछी जा सकती है, भारतीय न्याय संहिता, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो धारा 11 देखते हैं, एकांत परिरोध। एकांत परिरोध जो है पुरानी आईपीसी में 73 में धारा थी। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया, जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंड आदेश द्वारा आदेश दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। ठीक है, एकांत परिरोध का मतलब होता है कारावास की अवधि में, जैसे मान लो किसी को कारावास 6 महीने की सज़ा मिली है तो एकांत परिरोध में उसे 1 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अगर किसी को 6 माह से अधिक की मिली है और 1 वर्ष से कम हो तो ऐसे में 2 माह तक उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता है अकेले। ठीक है, इसके बाद अगर किसी को 1 साल से अधिक की हो तो उसे 3 साल तक के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। धारा 12 बता रहा है एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी। ठीक है, तो एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा अपराध किसी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक ना हो। ठीक है, यानी एक बार से 14 दिन से अधिक ना हो। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की काल अवधियों के बीच में उन काल अवधियों में अन्यूनतम अंतराल हो, और जब दिया जाए तो कारावास 3 माह से अधिक ना हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के लिए 1 मास के एकांत परिरोध को 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की काल अवधियों के बीच में उनकी काल अवधियों में अन्यून्य अंतराल होंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं एक बार में 7 दिन का एकांत परिरोध दिया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपकी पुरानी आईपीसी में 74वीं धारा के अंदर बताया गया था। अब देखते हैं धारा 13। तो यानी धारा 11 में आपका क्या हो गया, एकांत परिरोध के बारे में बताया गया एक, और धारा 12 में आपका एकांत परिरोध की काल अवधि के बारे में बताया गया। इसके बाद आता है धारा 13। धारा 13 में बताया पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्णित दंड। ठीक है, यानी आपको कोई पुराना दंड मिला, दोष सिद्ध है आपके ऊपर, उसके बाद आपको कोई नए अपराध के लिए दंड मिलता है तो उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। देखो एक बार पढ़ लेते हैं, ये पुरानी आईपी में धारा 75 है। ठीक है, अध्याय 12 के अंदर, जब कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए या दोनों में से किसी के भांति कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, यानी 3 साल या उससे अधिक के लिए। ठीक है, ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वह प्रत्येक ऐसे पश्चावर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी दंडनीय होगा। ठीक है, यानी ये बताया जा रहा है 3 वर्ष या 3 से अधिक के लिए कोई दोषी है, फिर उसने दोबारा से ऐसा जुर्म कर दिया जिसमें जो है 3 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसे आजीवन कारावास या दोनों में से कोई एक कारावास या जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है दंडनीय माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं धारा 14। ठीक है, धारा 14 में दे रहा है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा आबद्ध, जैसे मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो विधि के अनुसरण में कर रहा है कोई काम। ठीक है, विधि मतलब कानून के अनुसरण में, तो उसमें ये बताया है कोई बात अपराध नहीं है। अब यहाँ से आपके कोई बात अपराध नहीं वाले अपवाद शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑफिसर्स के द्वारा किया गया कार्य है इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, पुरानी आईपीसी में ये धारा 76 थी और नई ये बीएनएस में ये धारा 14 है। कोई बात अपराध नहीं ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे उसके लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण सद्भाव पूर्व विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि विधि द्वारा समादेश के अनुरूप में एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक एक भीड़ पर गोली चला देता है, तो
तो उसने क्या करा, विधि द्वारा आबद्ध था क्योंकि उसने अपने अधिकारियों का अनुसरण पालन किया था, तो उसकी बात कोई अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है। ऐसे ही न्यायालय के अनुसरण में कोई कार्य कर रहा है और किसी और को गिरफ्तार कर रहा है गलती से, तो क्या करेंगे, वो विधि द्वारा आबद्ध था इसलिए उसने कोई बात उसके विधि द्वारा आबद्ध था इसलिए अपराध नहीं मानी जाएगी उसकी बात। न्यायिक रूप से कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य है। धारा 15 बताया न्यायाधीश, तो न्यायाधीश का जो कार्य है वो भी अपराध नहीं माना जाएगा कि न्यायाधीश किसी को फांसी की सज़ा सुना रहा है, किसी को दंड सुना रहा है, तो उसका भी जो कार्य है वो विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है। न्याय देना दिलाने के पर्पज से किया जा रहा है इसलिए उसका भी कार्य कैसा है, उसका कार्य कोई बात अपराध नहीं है। धारा 77 में बताया गया था, एक बार पढ़ लेते हैं। कोई बात अपराध नहीं जो न्यायिक रूप से कार्य करते हो किसी न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बाद उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है या विधि द्वारा दी गई है। ठीक है। यानी इस न्यायाधीश को पता है कि उस जो कर रहा है वो कानून में लिखा हुआ है, उसका अनुसरण ही में ही कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, तो कोई बात उसकी अपराध नहीं है। धारा किसमें बताइए, धारा 15। धारा 15 के बाद आती है धारा 16। धारा 16 के अंदर बताया न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य है। ठीक है। तो यानी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में जो कार्य किया जाता है उसमें भी कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है। देखते हैं। ठीक है। ये पुरानी आईपीसी में धारा 78 के अंदर बताया गया, तो कोई बात अपराध नहीं, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया जाए तो उसके द्वारा अधिष्ठित हो यदि यह निर्णय आदेश के पूर्ववत रहने की जाए अपराध नहीं है, चाहे उसे न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता ना हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना को विश्वास करता है कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर न्यायालय के अनुसरण में कोई कार्य करता है तो उसकी बात भी कोई अपराध नहीं है कि पुलिस ऑफिसर से कहा कि उसे गिरफ्तार कर लाओ, तो आदेश आया तो उन्होंने कोर्ट के अनुपालन में किया है, तो वो बात अपराध नहीं मानी जाएगी। या जल्लाद ने किसी को फांसी सुनाई, फांसी की सज़ा न्यायालय के अनुसरण में उसे फांसी दे दी, तो उसकी भी बात अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अगला देखते हैं धारा 17। विधि द्वारा न्यायमुत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायमुत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसका मतलब यह है कि उसको पता है कि वो कोई व्यक्ति है, उसको पता है वो कोई काम गलत नहीं कर रहा है, और या फिर उसने गलती से कोई तथ्य की भूल के कारण कोई काम कर दिया, तो उसकी बात अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी। धारा 17 के अंदर बताया जाए, पुरानी आईपीसी में धारा 79 के अंदर बताया गया है। ठीक है। तो तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य। ठीक है। जैसे दृष्टांत दे रखा है, का या को ऐसा कार्य करते देखता है जो का को हत्या प्रतीत होती है। ठीक है। का सद्भावनापूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति के प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वाले को उस कार्य में पकड़ने के लिए सम्मत व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिग्रहित करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्मरक्षा में कार्य कर रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि का को पता नहीं है, मान लो तथ्य की भूल के कारण का ने क्या देखा कि या किसी को हत्या कर रहा है, तो उसने क्या करा, का को पकड़ के वो न्यायालय के समक्ष ले गया, तो का ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि का को, जबकि या अपनी आत्मरक्षा में किसी को मारने के लिए जा रहा था। ठीक है। तो वो तथ्य की भूल हुई है उस पर, का को नहीं पता था कि वो आत्मरक्षा में अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है।